यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और इसमें वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे जो 100% आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यह मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न है जो न्यू पैटर्न पर लेकर बनाया गया है। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अग-ए का जन्म कब हुआ। अग-ए का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 1911 ईस्वी में। अग-ए का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसका सही उत्तर है उर्वशी। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, इसका सही उत्तर दिया हुआ है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके द्वारा किया है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है छायायुक्त चंद्र। क्या है? छायायुक्त चंद्र। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है। मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है, इसका सही उत्तर है जनता। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि हिरोशिमा कविता किसका चरित्र करती है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विकसितता का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्थात मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात राम नाम के बिना। क्या है? इसका सही उत्तर है राम नाम के बिना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यह महत्वपूर्ण वीडियो में एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था, इसका सही उत्तर है जहांगीर। किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का राज्यकाल था। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने पराजय किसे कहा है। कवि ने पराजय किसे कहा है, इसका सही उत्तर है बादल। क्या है? इसका सही उत्तर जो है बादल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, इसका सही उत्तर है समाजवादी व्यवस्था। क्या है? समाजवादी व्यवस्था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो सही उत्तर है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि लाला मादा मोजेल द अभिनयो किसकी कृति है। अर्थात ल मादा मोजेल द अभिनयो किसकी कृति है, इसका सही उत्तर है पिकासो का। किसका कृति है, तो पिकासो का कृति है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, इसका सही उत्तर है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से जो है फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो पछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो यहाँ पछली नहीं मछली हो सकता है, तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, इसका सही उत्तर है
सी अर्थात निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, इसका सही उत्तर है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों को व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर है अनाज स्मृतियों को क्या कहा जाता है, अनजान स्मृतियों को, सॉरी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिली है, इसका सही उत्तर है दक्षिणी भारत से। कहाँ से मिली है, दक्षिणी भारत से इसका आरंभिक लेख मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वेतमा दान पात्र किस समय का है। वेतमा दान पात्र किस समय का है, इसका सही उत्तर है 1020 ईस्वी। क्या है, 1020 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के किस पीढ़ी का कलाकार है, इसका सही उत्तर है आपका 7वीं पीढ़ी का कलाकार है। कैसे कलाकार है, तो 7वीं पीढ़ी का कलाकार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए का माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, इसका सही उत्तर है 50 रुपया। कितना है, 50 रुपया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, इसका सही उत्तर है आपका 8वीं सदी से। कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, इसका सही उत्तर है आपका 11 रुपये। कितना रुपये का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगा था। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न। दिया हुआ है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही उत्तर है पा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसका सही उत्तर है उच्छ्वास। क्या है, उच्छ्वास जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसका सही उत्तर है आपका चरमोत्कर्ष अर्थात चरमोत्कर्ष। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका सही उत्तर है फूलों की एक माला ला दीजिए। फूलों की एक माला ला दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही उत्तर है 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसका सही उत्तर है स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं, इसका सही उत्तर है आपको 33, क्योंकि व्यंजन वर्ण बिल्कुल 33 होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या है, इसका सही उत्तर है कंठ, क्योंकि क को बोलने की कंठ की सहायता होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात तलावे स वर्ण की उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर है तालु, क्योंकि तलावे स बोलने के लिए तालु स्पर्श करना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छ और तलावे स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। छ और तलावे स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका सही उत्तर है आपका तालु। क्या है, तालु इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान क्या है, इसका सही उत्तर है आपका नासिका, क्योंकि म बोलने में ना का उपयोग थोड़ा सा होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान भी नासिका ही होता है, क्योंकि न के उच्चारण में भी नाक का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊ का अर्थात दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान जो है आपका ओठ है, क्योंकि ओठ द्वारा दीर्घ ऊ बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि हिंदी वर्णों में कुल कितनी संख्या, अर्थात हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है आपको 44 है। कितना है, 44 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर है कंठ, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण स्थान क्या है, इसका सही उत्तर है आपका ल का उच्चारण स्थान आपका दंत है, क्योंकि दांत के द्वारा ल की उच्चारण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि
ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कंठ और तालु। क्या है? कंठ और तालु ए और ए का उच्चारण स्थान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान आपका यहाँ नासिका हो जाता है, क्योंकि नासिका के द्वारा अंग बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, र का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है आपका मूर्धा, क्योंकि र बोलने के लिए मूर्धा का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मूर्धन्य स, जो दंती स तलावे स मूर्धन्य स होता है, तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य स का आपका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है तालु। क्या है? तालु के द्वारा दीर्घई, हर्षई और दीर्घई का उच्चारण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प और व का उच्चारण स्थान क्या है? प और व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है दंत और ओष्ठ। क्या है? दंत और ओष्ठ के द्वारा प और व का उच्चारण स्थान होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है कि सूरदास शब्द का कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर है आपको भाववाचक संज्ञा, क्योंकि स्थिर एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निराला का साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है आपका रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? इसका सही उत्तर है आपका हिंदी, क्योंकि रामायण की रचना हिंदी भाषा में की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, इसका सही उत्तर है बहादुर। क्या है? बहादुर जो चैप्टर जो नाम है वो अमरकांत द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो इसका सही उत्तर है युद्ध में, क्योंकि बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? इसका सही उत्तर है लड़की ने पूछा था। क्या पूछा था? किसने पूछा था? तो लड़की ने पूछा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? इसका सही उत्तर है आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकर है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकर है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात प्रेमघन। किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? इसका सही उत्तर है जर्मन, क्योंकि जर्मन भाषा के कवि है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य के विद्या है? जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, इसका सही उत्तर है आपका साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। अब चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? इसका सही उत्तर है चाचा। तो इसी के साथ हम लोगों ने 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं और 60 ऑब्जेक्टिव में से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।